वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 9 पार्टनरशिप एक्ट की सेकंड वीडियो कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स फ्रॉम आई कैफ स्टडी टेक्स 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो पार्टनरशिप की जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं मेनली, जिनको हम डिफाइन करते हैं। एक है पार्टनरशिप एट विल और दूसरी है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, इसको डिस्कस करते हैं पहले। Where no provision is made between the partners for the duration of their partnership or for the determination of their partnership। यानी जब पार्टनरशिप का ना टाइम डिसाइड किया जाता है कि कितना साल के लिए है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और ना ही कोई स्पेसिफिक पर्पज़ या प्रोजेक्ट डिफाइन किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इस पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए पार्टनरशिप है, तो ऐसी पार्टनरशिप पार्टनरशिप एट विल कहलाती है। In such partnership, there is no provision as to when the partnership will come to an end. Any partner is free to dissolve by giving a notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm। तो कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है बाकी सब तमाम पार्टनर्स को कि वो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, और वो ख़त्म हो जाएगी। तो फर्म जो है वो किस दिन से डिसॉल्व होगी, जो डेट मेंशन की जाएगी नोटिस में, एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, और अगर कोई डेट मेंशन नहीं की जाती तो फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब यहाँ से एक प्रॉब्लम राइज होता है कि ऐसी सिचुएशन में तो बहुत मामूली से डिस्प्यूट भी एक पार्टनरशिप को एंड कर सकते हैं, जिसमें अल्टीमेटली सबका नुकसान होगा। तो मामूली से डिस्प्यूट्स की वजह से इस लेवल तक ना जाया जाए कि पार्टनरशिप ख़त्म हो जाए। इस मकसद के लिए अक्सर एक एग्रीमेंट से इस फ्रीडम को कर्टेल कर दिया जाता है। यानी जो ये फ्रीडम है कि नोटिस दो इन राइटिंग और उसके बाद पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, तो ये एक एग्रीमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता, इस फ्रीडम को ख़त्म कर देते हैं। लाइक इफ द एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यानी सब पार्टनर्स एग्री करेंगे तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, वरना पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये सिचुएशन कहती है कि फिर अगर इस तरह का फ्रीडम कर्टेल कर देते हैं या म्यूचुअल कॉन्सेंट की शर्त लगा देते हैं, तो फिर वो पार्टनरशिप एट विल कंसीडर नहीं होगी। अब इस पर हमारे सामने जो सिनेरियोज हैं उनको ज़रा देखते हैं। आजम एंड बाबर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देर इज नो फॉर्मल एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड नो ड्यूरेशन फिक्स्ड। आजम डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, दिस इज पार्टनरशिप एट विल, क्योंकि देखें कोई फॉर्मल एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप एट विल होगी। एंड ही मे गिव अ रीजनेबल नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म टू बाबर, एंड फर्म विल बी डिसॉल्व फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस। तो बाज़ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, डिपेंडिंग अपॉन के बिजनेस कितना फैला हुआ है, बिजनेस का साइज कैसा है, उस हिसाब से देकर तो एक नोटिस देना होगा और फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अब एक और सिनेरियो हम देखते हैं जिसमें पार्टनरशिप एट विल की एक्सेप्शन को डिस्कस करेंगे, यानी जहां पर पार्टनरशिप एट विल नहीं होगी। आजम, बाबर एंड मिसबा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। द पार्टनरशिप डीड स्टेट्स दैट फर्म कैन ओनली बी डिसॉल्व विद म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ऑल्दो नो ड्यूरेशन इज फिक्स। लेकिन अब म्यूचुअल कॉन्सेंट का मतलब है तमाम पार्टनर्स एग्री करेंगे, यानी आजम भी, बाबर भी और मिसबा भी, तो तभी पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। आजम डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, सेम एज प्रीवियस एग्जांपल, लेकिन ये पार्टनरशिप एट विल नहीं है, और पार्टनरशिप सिर्फ तब डिसॉल्व हो सकती है अगर बाबर और मिसबा भी एग्री करें। तो जो मेन डिफरेंस आप देख रहे हैं वो है म्यूचुअल कॉन्सेंट। सेकेंड टाइप है पर्टिकुलर पार्टनरशिप की, वेयर अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर एनी पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। यहाँ पे अंडरटेकिंग का मतलब है स्पेसिफिक बिजनेस प्रोजेक्ट, और फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, it is called a particular partnership. Such partnership comes to an end on the completion of venture or on the expiry of period.
तो अगर आपने पार्टनरशिप बनाई थी 5 साल के लिए, तो जब 5 साल कंप्लीट होंगे तो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपने एक पार्टनरशिप बनाई थी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, तो जब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। If the partner decide to continue such a partnership even after the expiry of the specific period or completion of specific venture, तो फिर वो पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। सिनेरियो हम देखते हैं। Anam and Maha entered into a partnership agreement specifically for an interior designing project। तो देखें एक स्पेसिफिक जो है एडवेंचर के लिए, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने पार्टनरशिप की है, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी। और जैसे ही उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। एग्जाम्पल 18 देखते हैं। अदील एंड साइमा एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पे टाइम फिक्स है, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। However, on completion of 10 years, they decided to continue the partnership. Now their partnership is a partnership at will। तो फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए वो पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, लेकिन क्योंकि उसके बाद भी कंटिन्यू करने के बारे में डिसाइड किया गया, तो ये पार्टनरशिप एट विल बन जाती है। अब हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स को डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये टर्म्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जब हम आगे लॉ को पढ़ रहे होंगे तो ये टर्म्स यूज़ होती हैं, और इन टर्म्स के बारे में क्लैरिटी होगी तो फिर हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे लॉ की। अ पार्टनर हु इज़ एक्टिवली इंगेज्ड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या है? अपेरेंट, यानी जो पब्लिक के सामने पार्टनर डीलिंग कर रहा है उसे ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहते हैं, और वो एक्चुअल पार्टनर कहलाता है। इसे एक्टिव पार्टनर भी कहते हैं। Such a partner is an agent of all other partners for the purpose of the business of the firm. He can bind himself and other partners for the acts done in the ordinary course of the business। तो ये तमाम पार्टनर्स का एजेंट है फर्म के मामलात में, और ये कोई भी एक्ट करेगा तो एक्ट ऑफ फर्म समझा जाएगा, जिसमें ये खुद भी लाइबल होगा और बाकी पार्टनर्स भी लाइबल होंगे अगर एक्ट जो है वो बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स से रिलेट करता है। सो हम सिनेरियो देखते हैं। आफ्ताब, बादल एंड चांद स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन लाइट बल्ब्स टुगेदर अंडर द नेम सोलर ट्रेडर्स। They decided to share profits equally, and the business will be managed by Aftab only। आफ्ताब इज एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। तो एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर है जी आफ्ताब। तो यहाँ पर आप ये देखें कि जो पार्टनर डीलिंग कर रहा होगा, बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा, उसमें एक्टिवली इंगेज्ड होगा, वो एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर कहलाए। सेकेंड टाइप है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। अ स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट नोन एज सच एज अ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज। यानी थर्ड पार्टीज को पता ही नहीं होता कि ये शख्स भी इस फर्म में पार्टनर है। अ स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट नोन एज सच एज अ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज डीलिंग विद द फर्म। ही मे और मे नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। तो वो फर्म का हो सकता है काम कर रहा हो बैक एंड पे, लेकिन थर्ड पार्टीज के साथ डील नहीं कर रहा हो। ही लाइक अदर पार्टनर इन्वेस्ट कैपिटल एंड शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ही इज इक्वली लाइबल। कैपिटल में भी इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट में भी शेयर करता है, लाइबिलिटी भी इक्वल होती है डेट्स ऑफ द फर्म में। हालांकि आउटसाइडर्स को से उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो सीक्रेट रखी गई होती है। अब स्लीपिंग पार्टनर होने का वाहिद एडवांटेज जो होता है वो एक ये होता है कि स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। एक्टिव पार्टनर जब रिटायर होता है तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि वो रिटायर हो रहा है, और उसके बाद के डेट्स के लिए फिर वो लायबल नहीं होता। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर जब पार्टनरशिप छोड़ देगा तो उसे कोई पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक को तो उसने अपनी पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्वमेंट के बारे में डिस्क्लोज ही नहीं किया हुआ, और वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी एक्ट ऑफ फर्म के लिए लायबल नहीं होगा। तो सिमिलर सिनेरियो हम देखते हैं। आफ्ताब, बादल एंड चार्ज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन लाइट बल्ब्स टुगेदर अंडर द नेम सोलर ट्रेडर। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली एंड द बिजनेस विल बी मैनेज्ड बाय आफ्ताब ओनली।
and the existence of Badal and Chand as partner will be kept secret from outsider. तो बादल एंड चांद जो हैं वो स्लीपिंग पार्टनर हो। तो हम अपना वही सिनेरियो लेते हैं। तो बादल और चांद जो हैं वो स्लीपिंग पार्टनर हैं इस सिचुएशन में। नॉमिनल पार्टनर, अ पार्टनर हु डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल और शेयर इन प्रॉफिट। तो ना ये कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है ना प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, लेकिन सिर्फ अपना नाम फर्म को देता है कि मुझे भी पार्टनर के तौर पर आप मेरा नाम भी शो कर सकते हैं। ही अलॉन्ग विद अदर पार्टनर इज लायबल टू द आउटसाइडर। तो आउटसाइडर को तो यही पता है कि वो पार्टनर है, वो शेयर ले रहा है प्रॉफिट में या नहीं ले रहा, तो वो लायबल होगा आउटसाइडर्स को फॉर ऑल डेट्स ऑफ द फर्म। इस सिनेरियो को देखते हैं जी। आजम एंड बाबर स्टार्टेड अ लॉ फर्म, दे आल्सो रिक्वेस्टेड अ रिटायर्ड सीनियर लॉयर आरिफ टू ज्वाइन इन। Arif stated that they can use his name as partner, but he would not be able to give his time to the firm and that he would not share in profits as well. So आरिफ जो है ना एक्टिवली इन्वॉल्व भी नहीं है, ना वो शेयर करेगा जी प्रॉफिट्स में। सो आरिफ इज अ नॉमिनल पार्टनर एंड वुड स्टिल बी लायबल टू आउटसाइडर फॉर द एक्ट्स ऑफ। अगर हम अपनी सिचुएशन में देखें तो अब ये देखें जो बिजनेस कर रहे हैं वो आजम और बाबर कर रहे हैं। आरिफ जो है वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ उसने अपना नाम फर्म में दिया हुआ है, तो वो भी फर्म का हिस्सा समझा जाएगा और वो फर्म के एक्ट्स के लिए लायबल होगा। फिर है जी पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। इसका मतलब है कि एक ऐसा पार्टनर जो प्रॉफिट में तो हिस्सा लेगा लेकिन लॉस की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। अब पार्टनर में एग्री दैट पार्टनर शैल गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ओनली एंड दैट ही शैल नॉट बी लाइबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लॉसेस। बट फॉर द थर्ड पार्टीज तो उस पर भी केस कर सकती हैं और वो फर्म के ऑल डेट्स के लिए लाइबल होगा टू द थर्ड पार्टी। तो सिनेरियो देखते हैं। अदील एंड काशिफ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर दैट they will share profit in the ratio of 3:2, but in case of loss all loss shall be borne by Adil only। तो यहाँ पर अगर हम सिनेरियो देखें तो काशिफ जो है ही इज़ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। तो दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा तो 60-40 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 3:2 की रेशो। लॉस होगा तो सारा लॉस अदील का है और काशिफ का कोई लॉस नहीं है। सो काशिफ वुड बी कंसिडर्ड पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। सब पार्टनर, तो एक पार्टनर जो है वो किसी स्ट्रेंजर के साथ यानी एक और ऐसे शख्स के साथ जो फर्म में पार्टनर नहीं है उसके साथ अपना प्रॉफिट का हिस्सा जो है ना शेयर करने की बात कर लेता है तो उसे सब पार्टनर कहेंगे। तो वो फर्म के साथ कनेक्टेड नहीं होता, वो फर्म का पार्टनर कंसीडर नहीं होता, उसके फर्म के लिए कोई राइट्स नहीं होते, कोई लाइबिलिटी नहीं होती। एज सच इज़ नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म। तो बट ये टर्म सम टाइम यूज हो जाती है तो इसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट्स derived from the firm with a stranger, thus that stranger is known as sub-partner. Sub-partner is no way connected with the firm and cannot represent himself as a partner of the firm। वो अपने आप को पार्टनर कह भी नहीं सकता, उसके कोई राइट्स नहीं है फर्म के अगेंस्ट, ना ही उसकी कोई लाइबिलिटी है फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म। तो सेम सिमिलर सिनेरियो देखते हैं। अदील एंड काशिफ आर पार्टनर्स इन अ फर्म, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर दैट दे विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। Unknown to Kashif, Adil further agrees with his friend Adnan to share half of his individual share from partnership with Kashif। Adnan is a sub partner। तो 60-40 शेयर करेंगे तो उस 60 में से फिर आगे 50-50 यानी लेट्स से कि अगर 100 का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 30 का प्रॉफिट जो है अदील अदनान को दे देते। तो एक्चुअली जो है 30 अदनान को मिल रहे होंगे, 30 अदील को मिल रहे होंगे और 40 काशिफ को मिल रहे हैं। अब पार्टनरशिप जो कहलाएगी वो अदील और काशिफ की कहलाएगी। अदनान जो है वो पार्टनरशिप के साथ कनेक्टेड नहीं है। साइलेंट पार्टनर, those who by agreement with other partners have no voice in the management of the partnership business, they share profit and losses जैसे एग्रीमेंट हो, आर फुली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ फर्म। अच्छा, साइलेंट पार्टनर में जो है और स्लीपिंग पार्टनर में क्या फ़र्क है?
ये ज़रा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो साइलेंट पार्टनर्स जो होते हैं वो नोन टू आउटसाइडर हो सकते हैं। यानी साइलेंट पार्टनर के बारे में थर्ड पार्टीज को पता होता है। स्लीपिंग पार्टनर का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो सीक्रेट रखी जाती है फ्रॉम थर्ड पार्टीज। तो साइलेंट पार्टनर्स आर पार्टनर्स, हर किसी को पता है कि ये पार्टनर है, बस वो बिजनेस के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो आफ्ताब बादल एंड चांद स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग लाइट बल्ब्स टुगेदर अंडर द नेम सोलर ट्रेडर। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली एंड द बिजनेस विल बी मैनेज्ड बाय आफ्ताब ओनली एंड बादल एंड चांद विल नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट although their existence shall be known to outsider। तो बादल एंड चांद जो हैं वो साइलेंट पार्टनर कंसीडर। पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। तो एजेंट बाय होल्डिंग आउट का जो लास्ट चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी से ये कनेक्ट करता है कि वेयर अ पर्सन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर, यानी अपने आप को वो पार्टनर रिप्रेजेंट करता है और अलाउज अदर्स टू डू इट, या दूसरों को रिप्रेजेंट करने देता है। दे आर देन स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, फिर वो मुकर नहीं सकते द करेक्टर ही हैज अज्यूम, जो उन्होंने पार्टनरशिप का करेक्टर अज्यूम किया उससे, एंड अपॉन द फेथ ऑफ विच करेक्टर में बी प्रज्यूम टू हैव एक्टेड। तो अगर एक शख्स ये प्रिटेंड करता है कि वो पार्टनर है और उसको पार्टनर समझते हुए कोई थर्ड पार्टी फर्म को लोन दे देती है, क्रेडिट दे देती है, तो बाद में वो उस शख्स से भी रिकवर कर सकते हैं क्योंकि वो तो उसे पार्टनर समझते थे, हालांकि वो एक्चुअली पार्टनर नहीं था, उसने सिर्फ प्रिटेंड किया था। लेकिन लॉ कहता है कि आपने चाहे प्रिटेंड भी किया हो फिर आप अपनी उस लाइबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, मुकर नहीं सकते, तो इसे स्टॉपल कहते हैं और आप अपनी रिप्रेजेंटेशन पर आपको कायम रहना पड़ेगा, इसे होल्डिंग आउट कहते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट बन जाता है स्टॉपल और होल्डिंग आउट का। पारस रिप्रेजेंट टू रिजवान दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म ऑफ अरसलान, नोमान एंड अली, while actually he is not a partner. On the faith of this representation, Rizwan gives credit to the firm. The firm becomes insolvent, पैसे नहीं दे पाते. Can Rizwan recover the money from Paras? Yes, Rizwan can make Paras liable on the basis of holding out. एंड पारस इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म, उसे अब फर्म में पार्टनर ही कंसीडर किया जाएगा। अब फर्म जो एक्चुअली थी वो अरसलान, नुमान और अली की थी, थर्ड पार्टी रिजवान है और पारस ने ये रिप्रेजेंट किया कि वो भी फर्म में पार्टनर है, हालांकि वो एक्चुअली पार्टनर नहीं था, तो ही वुड बी कंसीडर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इस बेसिस पर रिजवान ने क्रेडिट दे दिया फर्म को, फर्म बाद में पे नहीं कर सकी, तो रिजवान जो है वो फर्म में अरसलान, नुमान और अली से अगर रिकवर नहीं हो पाता तो ही कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम पारस and Paras would be liable for this amount. So that's all for today. Have a good day.